नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग सीखेंगे टूल के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, टूल को सीखने से पहले हमें इस फोटोशॉप में फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को खोलना या ले आना आना चाहिए, या नया पेज बनाने आना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्ट या कंटेंट नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी टूल का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेज बनाने के लिए आपको बताऊंगा। पेज बनाने के लिए या नया पेज लेने के लिए आप फाइल में जाएंगे, उसमें न्यू पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन बटन दबा करके, यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल एन दबा करके भी इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप एक नया पेज बना सकते हैं। साथियों, जब भी यह आप न्यू लेंगे तो यहाँ आपको नाम पूछेगा, यानी जो आप पेज ले रहे हैं उसका कोई नाम दे सकते हैं। अगर नहीं देना है तो भी एक अनटाइटल नाम से पेज बन जाएगा। बाद में जब आप उसको सेव करेंगे कोई नाम दे करके, तो वह उसी नाम से सेव हो जाएगा या बताएगा। लेकिन अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं जिसके बारे में पता है, तो पहले आप नाम दे करके ही काम शुरू करें। यहाँ आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे ध्यान देना है, या उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट टाइप मिलता है। इसमें यह पूछता है कि आप किस टाइप का काम करने जा रहे हैं। तो इसमें से आप जिस तरह का काम करने जा रहे हैं उस तरह का आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल एंड ऐप डिजाइन। तो हम लोग अक्सर फ़ोटो पर काम करते हैं, फ़ोटो पर जा सकते हैं। जब फ़ोटो पर जाएंगे तो रेजुलेशन जो है ऑटोमेटिक 300 पर सेट हो जाता है। और यहाँ फ़ोटो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो साइज में यहाँ नीचे आपको कई तरह का बना बनाया प्रीसेट आपको दिखेगा। लेकिन जब भी आप काम करेंगे आपको अपना मैनुअल साइज डाल के काम करना पड़ता है, इसलिए आप इसको कस्टम ही रहने दें। कस्टम रहेगा तो आपको मान लीजिए एल्बम बनाना है, तो आप का जो भी साइज रहेगा 1236, 1440, वह आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें विड्थ है तो विड्थ आप 36 दे सकते हैं, हाइट 12 दे सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ इंच रहेगा और यहाँ रेजुलेशन दे सकते हैं। और रेजुलेशन के सामने पिक्सल पर इंच होना चाहिए, यहाँ पर पिक्सल पर इंच। और बैकग्राउंड कंटेंट में आप बैकग्राउंड का, यानी जो पेज ले रहे हैं उसको कौन से कलर में रखना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वाइट ही रहने दीजिए। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपको एक नया पेज बन गया। यह तो नया पेज बनाने का तरीका था। और दूसरा आपको इसी समय मैं बता दूं, इसमें फ़ोटो या डॉक्यूमेंट कैसे लाएंगे। उसके लिए आप फाइल में जा कर के ओपन पर क्लिक करेंगे, या कंट्रोल ओ बटन दबा करके भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। और जहां भी आप अपना डॉक्यूमेंट या फ़ोटो रखे होंगे वहां पर जा करके आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ऑप्शन आता होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बारी मैं याद दिला देता हूं। दूसरा तरीका है, यह जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये जो आपका वर्क एरिया है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको ओपन कमांड ही मिलता है। आपसे पूछता है कौन सा फाइल ओपन करना है, कहाँ से ओपन करना है, आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा भी एक ऑप्शन है कि अगर आप कोई फोल्डर खोले हैं, या टास्क बार में आपके यहाँ पर कोई फोल्डर है, वहाँ से उस फोल्डर से ड्रैग करके भी इस पर ले आके छोड़ेंगे तो खुल जाएगा। और जब भी अगर बाहर से आप ड्रैग करके ले आते हैं, जैसे मैं आपको एक दिखा ही देता हूँ, मैं आपको एक फोल्डर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यह एक्सप्लोरर में ओपन है। ठीक है, यह एक्सप्लोरर में ओपन है। अगर मुझे कोई फ़ोटो ले आना है तो मैं आपको यहाँ से एक फ़ोटो ऐसे इस तरह से भी ड्रैग करके ले आते हैं, ऐसे भी ओपन कर लेते हैं। अभी यह फ़ोटो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
खुल जाएगा। नए फोटोशॉप में जब भी आप फोटो खोलेंगे यह मैक्सिमाइज में रहता है, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे खींचेंगे वर्किंग एरिया पर तो यह एक फोटोनुमा खुल जाएगा। यहीं पर फोटोशॉप CS3 या 7 यूज करने वाले मित्र यहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब भी आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आता है, या तो कोई फोटो आप ड्रैग करके आप खींचेंगे इसमें तो इसमें प्लेस हो जाता है, और वहीं पुराने सॉफ्टवेयर में खोलते हैं तो प्लेस ना होकर के एक नया इस तरह से पेज पर ही खुलता है। तो आप जब भी फोटो को ड्रैग करके खोलने का प्रयास करेंगे, यहाँ से ले आएंगे तो यहाँ जो ऊपर खाली जगह दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके छोड़ेंगे। जब इस पर क्लिक करके छोड़ेंगे तो यह एक नए पेज में ही खुलेगा, ठीक है। और एक फोटो को दूसरे में आप इस तरह से टैब की तरह से भी इसको ओपन करके रख सकते हैं। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं आपको फोटो को ओपन करने आ गया होगा और पेज बनाने भी आ गया होगा। अब आपको मैं टूल के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक आप टूल नहीं जानेंगे काम करने में आपको दिक्कत होगी। साथियों, मुझे पूरा टूल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप फोटो बनाएंगे या एल्बम डिजाइन का काम करेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण टूल हैं जो उपयोग होने वाले हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी आपको इस पर मास्टरी करना है तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसके माहिर बन पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक रूप से सबसे पहला टूल हमारा इस सॉफ्टवेयर में मूव टूल होता है, जिसको हम V बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए मूव टूल V बटन से लिखा है और इसका शेप देखिए, ऐसे लगता है कि इसको मूव करने वाला ही, मतलब एक शेप भी ऐसा इसका लोगो भी बनाया गया है, ठीक है। तो मूव टूल का काम क्या होता है? किसी सेलेक्टेड लेयर या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए ही, एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए मैं एक शेप खींच लेता हूँ, शेप टूल है, मैं इससे एक शेप बना लेता हूँ इस तरह से। अब मुझे इसको इधर से उधर दाएं बाएं करना है तो मुझे मूव टूल सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जब मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लूंगा तो इसको यहाँ से जिधर चाहूँ उधर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आप मूव टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो आपको प्रॉपर्टीज बार में, यानी टूल का जो प्रॉपर्टीज बार है वहाँ मूव टूल के हिसाब से ही यहाँ पर सेटिंग दिखाई देंगे। अब मूव टूल सेलेक्ट किए तो यहाँ दे रहा है ऑटो सेलेक्ट। अगर इस पर क्लिक रहेगा तो यह लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। जैसे अभी यह एक लेयर है, यहाँ आप लेयर पैनल में देख सकते हैं। आगे मैं आपको लेयर पैनल विस्तार से समझाऊंगा। और पीछे यहाँ देखिए बैकग्राउंड लेयर है, यानी अगर मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ ऑटो सेलेक्ट ट्रिक नहीं लगा है तो आप कितना भी इस शेप पर आप क्लिक करेंगे या कितना भी इसको आप मूव करने का प्रयास करेंगे यह नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे राइट क्लिक करके इसको आप सेलेक्ट नहीं करते हैं या चुनते नहीं हैं। जब इसको आप इस तरह से चुन लेंगे तो उसके बाद इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। वही चीज़ मान लीजिए मैं बैकग्राउंड में फिर सेलेक्ट कर लिया। अब यह ऑटो सेलेक्ट मैं बटन से इसको ऑन कर देता हूं तो यह अपने आप जहां मैं माउस पॉइंटर को क्लिक करूंगा वहां पर जो भी लेयर रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ क्लिक किया हूं तो देखिए बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस लेयर पर क्लिक किया तो यह लेयर सेलेक्ट हो गया और इसको मैं तुरंत मूव कर सकता हूँ, ठीक। उसके बगल में यहाँ दिया रहता है लेयर और ग्रुप। इसमें अगर कई लेयर आप बनाए हैं तो उसको ग्रुप बना के, मतलब 4-5 लेयर अगर है तो उसको एक ग्रुप भी बना सकते हैं। तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट पर जो ऑन रहेगा, तो अगर यहाँ लेयर रहेगा तो लेयर को सेलेक्ट करेगा, ग्रुप रहेगा तो ग्रुप को सेलेक्ट करेगा। और इसके बगल में आपको मिलता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। जब यह शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ट्रिक रहता है तो जो भी शेप या लेयर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाहरी किनारे पर यहाँ ट्रांसफॉर्म यानी छोटा बड़ा करने के लिए आपको यह दिखाई देगा। अभी मैं इसको हटाता हूँ, आप देखिए इस लेयर के बाहर है जो आपको 9 डॉट दिख रहा है ये सब हट जाएगा, ठीक। सॉरी, मैंने क्लिक किया है, देखिए हट गया। अभी भी यह ऑटो सेलेक्ट है ऑन, तो आप इसको मूव कर सकते हैं लेकिन इसको तुरंत छोटा बड़ा नहीं कर सकते।
अगर इसके साइज में परिवर्तन करना है तो आपको जा करके इमेज मेन्यू में जा करके आपको यहाँ से इमेज एडिट में जा करके आप फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, तब जाके यह आएगा और आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर यह शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल यहाँ पर ऑन है, मैं यहाँ चेक बॉक्स लगा के ऑन कर दिया, तो आप इसको डायरेक्ट ही इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि नए सॉफ्टवेयर में जो भी सीसी वर्जन का है उसमें आपको शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा नहीं करना था। आप केवल कहीं से भी अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो यह ऑटोमेटिक चारों ओर से एक जो रेशियो होता है उसी के हिसाब से बढ़ेगा। और पुराने सॉफ्टवेयर में क्या था कि जब आप शिफ्ट दबा करके छोटा बड़ा करते थे तभी यह रेशियो में बढ़ता था, नहीं तो वह चपटा होता था। इसमें इसका उल्टा कर दिया है, अगर आप शिफ्ट दबा के आप छोटा बड़ा करेंगे तो यह चपटा चौड़ा लंबा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना शिफ्ट दबाए केवल माउस पॉइंटर से आप छोटा बड़ा कहीं से कर सकते हैं, वह प्रॉपर रेशियो में ही होगा। हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है और इसी के साथ साथ आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं, छोटा बड़ा जब कर लेंगे तो आप अभी माउस पॉइंटर को मेरे ध्यान से देखिए। अभी मैं इस माउस पॉइंटर को अगर मैं दूर ले जाता हूं बाहर थोड़ा सा, तो देखिए यह अभी खींचने जैसा था, अब यह माउस पॉइंटर बन गया लेफ्ट राइट मतलब घुमाने जैसा। जब भी यह माउस पॉइंटर इस टाइप का बन गया या बाहर है ऐसे बना हुआ है तो आप क्लिक करके इस शेप को किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। आया समझ में? तो आप किसी भी लेयर को छोटा बड़ा करना और उसको रोटेट करके एक एंगल में करना सीख गए, ठीक। जब इसको एक प्रॉपर एंगल में घुमाना रहेगा तो आप शिफ्ट दबा के घुमाइएगा तो एक प्रॉपर डिग्री में घूमेगा और आपको लिख के यहाँ बताएगा भी कि कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको भी जान गए आप। इसके बगल में यह कुछ बटन मिलता है जो हमेशा डिसेबल रहता है, यानी हाईलाइट नहीं रहता है। तो इसका क्या राज है? अब मान लीजिए यह मेरे पास एक शेप है और शेप को यह शेप है और यह मैं ले लेता हूं एक यहाँ पर गाइडलाइन, यानी यह मेरा एक 18 इंच पर मेरा एक पेज है। मैं चाह रहा हूं कि इस शेप को इस 18 इंच के अंदर सेंटर या लेफ्ट राइट कहीं भी अलाइनमेंट करना, ठीक है, समझ गए। तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा। यह कब हाईलाइट होगा? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैं यहाँ से मैं लूंगा इसको सेलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक। अब मैं इस एरिया को जो ही सेलेक्ट करूंगा, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया और जो ही मैं मूव टूल लूंगा, अब देखिए यह बटन हाईलाइट हो गई। अब मुझे लेफ्ट में अलाइन करना है, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, राइट में करना है या सेंटर में रखना है। यह इस सिलेक्शन के अंदर लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन कर देगा। और वही चीज यहाँ है टॉप सेंटर बॉटम, ठीक है। यहाँ से इसको हम सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप बॉटम सेंटर, ठीक है। तो इसका यह काम है, कभी भी अगर किसी लेयर को अगर सेलेक्टिव एरिया में उसमें सेंटर में करना है प्रॉपर, जिसमें पैमाना ना लगाना पड़े ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं, उसमें आप इसको अगर आप उपयोग करते हैं तो यह परफेक्ट जितना ऊपर से उतना नीचे से, जितना दाएं से उतना बाएं से, यानी यह अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह अलाइनमेंट था, इतना आप समझ गए, बाकी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम सीखेंगे, नहीं तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हमारा मेन मकसद है कि हमारा काम होना चाहिए, कम ऑप्शन के उपयोग में अपना अगर काम चल जाता है तो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मूव टूल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक चीज़ और सीख लीजिए,
अगर आप किसी एरिया को सेलेक्ट किए हैं तो इसको डीसेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ डीसेलेक्ट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो कोर्स को आप कभी भी देखने बैठे तो आप पेन और पेपर लेकर के देखें, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, और एक छोटे से ही इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह अपना मूव टूल था, इसका जो भी काम था आप समझ गए। और अभी तो एक लेयर पर ही घिसकाने के लिए था। एक चीज और याद कर लीजिए, अगर इस शेप का या कोई भी लेयर है उसका डुप्लीकेट लेयर ही बगल में बनाना है तो आप अल्ट बटन दबाएंगे और ड्रैग करेंगे तो उसका सेम एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इस तरह से आप जितना चाहें उतना डुप्लीकेट कर सकते हैं, समझ गए। और अगर यह एक शेप है और इसके बगल में एक शेप ये है, इसको भी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, यह दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म ऑन है यहाँ से, तो इन दोनों को एक साथ में छोटा बड़ा किया जा सकता है। क्लियर। और कंट्रोल दबा करके, सॉरी, शिफ्ट दबा करके जितना भी लेयर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट दबा के सिलेक्शन छोड़ा सकते हैं। और जब इस तरह से 2-3 लेयर सेलेक्ट हो जाए तो इसको आप कंट्रोल जी दबा के ग्रुप भी बना सकते हैं। आप नोट करते जाइए, यह सारा चीज बेसिक का है, यह आपको पता रहेगा तो काम करने में आसानी होगी। कंट्रोल जी बनाएंगे तो भी ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ आप लेयर में देखेंगे, अगर यह लेयर सेलेक्ट है तो आप यहाँ इस फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह ग्रुप का ही है, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो भी इसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करना भी सीख गए, एक लेयर से 2 लेयर या 3 लेयर जितना भी हो। और सेलेक्ट है लेयर तो उसको डीसेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के फिर आप छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताना है, जैसे कि मैं एक लेयर और ओपन किया हूं, अब यह मेरे पास एक और लेयर है, इस शेप को मुझे इस लेयर पर ले जाना है तो भी हमें मूव टूल का ही उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे इस मूव टूल से सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर ले आ सकते हैं। चाहे इसी तरीके से अगर हम कोई इस फोटो में से कोई एरिया मैं सेलेक्ट किया हूँ, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे मार्क्यू टूल से या लासो टूल से या जिस भी तरीके से मैं सेलेक्ट किया हूँ, और इस सिलेक्शन एरिया को अगर हमें मूव करना है, सॉरी, सिलेक्शन एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है इसको अगर हमें कहीं ले जाना है तो भी मूव टूल का ही उपयोग करेंगे और इसको ड्रैग करके आप किसी भी पेज पर ले जा सकते हैं। देखिए मैंने उठा करके यहाँ पर ले दिया, या इसको इधर उधर यहीं पर भी कर सकते हैं। तो मूव टूल का यही काम है, चाहे एरिया सेलेक्ट हो या लेयर सेलेक्ट हो, उसको मूव करने का काम यह करता है। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। और अब मैं आपको बता दूं, अगर सिलेक्शन है तो कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होगा, ये भी आप समझ गए। इसके नीचे आपको मिलेगा मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इससे भी हम सिलेक्शन का काम करते हैं। जब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ टूल के प्रॉपर्टीज बार में देखेंगे, अब इस टूल का यानी मार्क्यू टूल का प्रॉपर्टीज बार यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी आप एरिया सेलेक्ट करेंगे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी माउस पॉइंटर को दबा करके जितना बड़ा एरिया आप खींचेंगे उतना बड़ा एरिया यह सेलेक्ट करेगा। और साथ में राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हाइट और विड्थ दोनों इसमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप सिलेक्शन बना लिए हैं, इस सिलेक्शन में और सेलेक्ट करना है या और एरिया जोड़ना है तो आप शिफ्ट दबा करके एरिया जोड़ सकते हैं। या तो आप ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यह जो बटन है जब यह क्लिक रहेगा तो भी आप एरिया बढ़ा सकते हैं। जब यहाँ बढ़ा सेलेक्ट कर लिए हैं, शिफ्ट मैं दबाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा इस बटन पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, क्योंकि यह एड टू सिलेक्शन का बटन है। जब भी शिफ्ट मैं दबाऊंगा आप देखिए यहाँ ये सेलेक्ट हो गया, यानी अब फिर मैं माउस पॉइंटर से ड्रैग करूंगा
तो इस सिलेक्शन में और ज़्यादा सिलेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर मुझे सिलेक्शन घटाना रहेगा तो अल्ट दबाऊंगा और सिलेक्शन को कम कर लूँगा और यह बटन हाईलाइट हो जाएगी। यह सबट्रैक्ट सिलेक्शन का बटन है। तो अगर आप कीबोर्ड से दबा करके और माउस से काम करते हैं तो भी बेटर है, और नहीं तो आप इस पर अगर क्लिक कर देंगे एक बार माउस पॉइंटर से तो आप जितना भी एरिया को घेरेंगे वह डीसेलेक्ट होगा, यानी सब्सट्रैक्ट होगा, सिलेक्शन को छोड़ेगा। समझ गए? इस तरह से। और इसके बगल में एक बटन है इंटरेस्ट विथ सिलेक्शन, ठीक। अब उस सिलेक्शन में जितना एरिया हम लेंगे उतने को ही सेलेक्ट करके बाकी को छोड़ देगा। यह इस बटन का मतलब है। तो यह बहुत ज़्यादा हम लोगों के उपयोग में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा आपका यह सिलेक्शन टूल और शिफ्ट दबा के सिलेक्शन बढ़ाना, अल्ट दबा के सिलेक्शन घटाना, यही ज़्यादा काम में आता है। और जब आप सिलेक्शन दे लेते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है फेदर देने की। तो फेदर को हम 2-3 तरह से दे सकते हैं। या तो आप इस टूल बार का जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो फेदर यहाँ लिखा है यहाँ पर पहले से ही आप फेदर अपना डिसाइड कर लें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 50 पिक्सल का फेदर दे देता हूँ, तो जब भी मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा तो उस एरिया के चारों ओर यानी फेदर लग के ही ये सेलेक्ट होगा 50 पिक्सल का। या तो अगर आप यहाँ फेदर नहीं दिए हैं, फेदर 0 है और आप एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके फेदर ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। जब भी इस ऑप्शन को जब भी आप मार्क्यू टूल लिए रहेंगे या कोई भी सिलेक्शन टूल लिए रहेंगे, एरिया सेलेक्ट किए रहेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन देगा। आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होता है। सेलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन है, यानी जो एरिया सेलेक्ट किए हैं उसके ठीक उल्टा एरिया को सेलेक्ट कर लेगा, यानी जो सेलेक्ट है उसको छोड़ करके बाकी के बाहर का एरिया पर वह काम करेगा। इसको इस तरह से पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इन्वर्स कर दिया है, अभी मैं थोड़ा सा लाइट देता हूं, अभी देखिए, देख रहे हैं, या मैं इसको डार्क करता हूं। तो जब मैं इन्वर्स कर दिया हूं तो जो एरिया सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी के एरिया में यह काम कर रहा है। समझ गया? तो इन्वर्स का मतलब होता है कि उल्टा करना। फिर मैं इन्वर्स कर दिया तब इतना एरिया सेलेक्ट हो गया। अब इसको यहीं पर राइट क्लिक करके हम फेदर दे सकते हैं। फेदर का मतलब होता है, मान लीजिए हमने 100 पिक्सल फेदर दे दिया, तो अभी आप इससे पहले देख रहे होंगे जब मैं लाइट बढ़ाया था तो एकदम शार्पेन में बढ़ाया था, यानी जो आप एरिया सेलेक्ट किए हैं जो उसका किनारा है, तो जो भी काम करेंगे उसको इसके अंदर और बाहर सॉफ्ट में यानी मिक्स करके यह काम करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ से लाइट बढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो जो यह मेरा सिलेक्शन का एरिया है या लाइट घटा रहा हूँ, तो जो हमारा सिलेक्शन का ये बॉर्डर है यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि हमने लाइट कम किया है या बढ़ाया है। फेदर का मतलब यही है कि वह मिक्स करके जो भी आप सिलेक्शन का एरिया है, किनारा है, उसको मिक्स करके वर्क करेगा, यानी एक दूसरे पर ट्रांसपेरेंट में चढ़ के, ठीक है। और इस फेदर को अगर बटन के हिसाब से देना है तो आप सेलेक्ट मेनू में जा करके यहाँ मॉडिफाई में फेदर से दे सकते हैं। इसका शॉर्टकट इस सॉफ्टवेयर में शिफ्ट F6 से है। CC वर्जन का जो भी होता है शिफ्ट F6 होता है, और पुराने वर्जन में अल्ट कंट्रोल D होता है। तो आप यहाँ से एडिट में जा करके, मेनू में जा करके आप यहाँ से एडिट में जा करके आप कीबोर्ड शॉर्टकट में जाइए और यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसे सेलेक्ट में जाएंगे, आप मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ मॉडिफाई है और इसमें फेदर है, शिफ्ट F6 है। अगर आप पुराने हिसाब से ही रखना चाहते हैं अल्ट कंट्रोल D, तो आप अल्ट कंट्रोल D दबा दीजिए, शिफ्ट F6 के जगह अल्ट कंट्रोल D आ जाएगा और यहाँ एक्सेप्ट करके ओके कर दीजिए। तो आप ज्यों ही अल्ट कंट्रोल D दबाएंगे, मैं आपको दिखा दूं यहाँ बदल गया होगा, त्यों ही यहाँ फेदर ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। और आप फेदर दे करके उसके बाद
लाइट घटाना बढ़ाना या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और इस मार्क्यू टूल के प्रॉपर्टीज बार में और यहाँ स्टाइल देता है, यानी नॉर्मली रहता है, नॉर्मली रहने दीजिए। अगर यहाँ फिक्स रेशियो करेंगे तो यहाँ कितना पिक्सल चौड़ाई और कितना पिक्सल हाइट में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भरना पड़ेगा। तो आप इसको नॉर्मल ही रखिए और फ्री हैंड करके जितना आपको एरिया सेलेक्ट करके काम करना है उतना आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे बटन है सेलेक्ट एंड मास्क, तो इसको हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि यह उस समय काम देता है अगर मान लीजिए किसी एरिया को सेलेक्ट करके मास्क बनाना है यानी बैकग्राउंड से अलग करना है, उसमें एक काम देता है। ठीक है। इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में आगे हम बता देंगे। तो आज हम मूव टूल और मार्क्यू टूल समझ गए। तीसरा टूल है लासो टूल। लासो का भी काम सेम है, सेलेक्ट करना। मार्क्यू टूल क्या है कि यह एक स्क्वायर में या एरिया सेलेक्ट करता है, और लासो टूल जो है आपका यह फ्री हैंड है, जैसे जैसे आप माउस चलाएंगे वैसे वैसे यह सेलेक्ट करेगा। किसी भी एरिया को आप जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे माउस घुमाइए, माउस पॉइंटर को लेफ्ट वाले को क्लिक करके, और उसके बाद जहाँ से शुरू किए हैं वहीं ले जा करके मिलाइए या सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी सेम वही है, एड सेलेक्टर, एक एड सिलेक्शन करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ फेदर आप देख सकते हैं सेम मार्क्यू टूल जैसा ही आपको मिलेगा। यहाँ आप जीरो फेदर भी रख सकते हैं और इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट एंड मास्क भी इसमें भी रहता है, यानी जो एरिया सेलेक्ट किए हैं उसको एक मास्क दे सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि लासो टूल से भी आप सेलेक्ट करना जान गए हैं। ठीक है। उसके नीचे है यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट टूल। अगर 2-3 ऑब्जेक्ट है तो इसको सेलेक्ट करने का काम आता है। इसको मैंने ऐड कर लिया, लेकिन विशेष इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इसमें तब ज़रूरत पड़ेगा जब 2-3 सब्जेक्ट है या सिंगल सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड से अलग करना है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो ऑटोमेटिक केवल उस सब्जेक्ट को यानी फोटो को या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उसको आप फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे आपको ये मिलता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से किसी भी फोटो को आप एक रेशियो में काट सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, नीचे ऊपर दाएं बाएं से इस तरह से क्रॉप करके इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे या इस पर सही का निशान यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा तो यह फोटो क्रॉप हो जाएगा। जैसे इतनी बड़ी फोटो है, मैंने इसको क्रॉप कर दिया। आपको मैं बता दूं CS3 की अपेक्षा यह थोड़ा सा उल्टा चलता है। CS3 में जब आप क्रॉप टूल को छोटा बड़ा करते हैं तो फोटो वहीं का वहीं रहता है, और इसमें मैं छोटा कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं जो क्रॉप करने का साइज है वो छोटा हो रहा है और फोटो उतना ही रह जा रहा है। लेकिन जब CS3 में हम लोग करते हैं तो फोटो भी उसमें पूरा तुरंत दिखता है, फोटो हिलता नहीं है। ठीक है। तो आपको जितना ज़रूरत है इसे क्रॉप टूल से क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। इसमें बस यही बताना था छोटा सा, क्योंकि यह कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा। और आगे जो है आगे का टूल मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक ही में बहुत सारा ऑप्शन बता दूंगा तो आप भूलते जाएंगे, आपको भी आलसपन आएगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस वीडियो में जितना भी बताया हूँ इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखें और उसको याद करें और प्रैक्टिस करें, जिससे आपको दोबारा किसी से पूछना या सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टूल के और ऑप्शन को समझने के लिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।